एक छात्र जिसे स्कूल में पानी छूने की अनुमति नहीं थी, एक युवा जो विदेश से पढ़कर लौटा लेकिन अपने ही देश में रहने की जगह नहीं मिली, एक यात्री जिसे रास्ते में जाति के जानने के बाद उतार दिया गया, एक नेता जिसने सामाजिक अन्याय के खिलाफ सार्वजनिक रूप से एक धार्मिक ग्रंथ जला दिया, एक विचारक जिसका भाषण इतना प्रभावशाली था कि उसे बोलने से पहले रोक दिया गया, एक इंसान जिसने 21 साल तक धर्म बदलने का निर्णय सोच समझ कर टाल दिया, एक मंत्री जिसने महिलाओं के अधिकारों के लिए अपना पद तक छोड़ दिया, एक विद्वान जिसने 1618 घंटे रोज काम करके भारत का संविधान तैयार किया, एक छात्र जिसे संस्कृत पढ़ने तक की अनुमति नहीं मिली, एक संघर्षशील व्यक्ति जिसने विदेश में ब्रेड और टी पर पढ़ाई पूरी की, एक बैरिस्टर जिसकी शुरुआत में कोई क्लाइंट नहीं था लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आगे चल के वही व्यक्ति भारत में समानता और अधिकारों की नींव रखता है। यह कहानी उस महामानव की है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की, जिनकी जिंदगी संघर्ष से शुरू हुई और इतिहास बदल कर खत्म हुई। और आज के वीडियो में हम उनके ही कुछ ऐसे पहलू जानने वाले हैं जो शायद आपको उनके बारे में कभी किसी ने नहीं बताया। 1891 भारत अभी भी ब्रिटिश रूल इंडिया के अधीन था, देश आजाद नहीं था और समाज गहराई से जाति और सामाजिक भेदभाव में बटा हुआ था। इसी दौर में 14 अप्रैल 1891 को बी.आर. अंबेडकर का जन्म हुआ, जब लाखों लोगों के लिए शिक्षा, सम्मान सपने जैसी चीज थी। कई लोगों को गांव से बाहर बसाया जाता था, सार्वजनिक कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी, मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था और कई जगह सड़क पर चलने तक में भेदभाव होता था। उनकी परछाई तक छूने में लोगों को डर लगता था, सभी के लिए सम्मान नहीं था, स्कूलों में अलग बिठाया जाता था, सरकारी नौकरियां सीमित थी और सामाजिक बराबरी लगभग नहीं थी। ऐसे कठिन दौर में जन्म लेकर बी.आर. अंबेडकर ने न सिर्फ इस व्यवस्था को चुनौती दी बल्कि पूरे भारत के लिए समान अधिकारों की नींव रखी। स्कूल का एक सामान्य दिन, लेकिन उनके लिए सब कुछ अलग था। उन्हें कक्षा में सबसे पीछे अलग बिठाया जाता था, कभी स्कूल से क्लास से बाहर बिठाया जाता था और यह अलगाव सिर्फ बैठने तक सीमित नहीं था। प्यास लगने पर भी उन्हें पानी छूने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ एक चपरासी ऊपर से उनके हाथों में पानी डालता था और यदि चपरासी मौजूद ना हो तो उन्हें पूरा दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। यह घटना स्वयं बी.आर. अंबेडकर ने वेटिंग फॉर वीजा में लिखी है। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने संस्कृत विषय पढ़ने की इच्छा जताई, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। कारण सिर्फ इतना था कि उन्हें अछूत माना जाता था। संस्कृत को ऊंची जातियों का विषय माना जाता था और उन्हें पढ़ने से रोक दिया गया। मजबूरी में उन्हें प्रीशन विषय चुनना पड़ा। यह घटना भी बी.आर. अंबेडकर ने वेटिंग एंड स्पीचेस में दर्ज है। एक बार वे अपने भाई बहनों के साथ यात्रा कर रहे थे। आगे जाने के लिए बैलगाड़ी ली गई। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही चालक को उनकी जाति का पता चला, उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया गया और आगे जाने से मना कर दिया गया। वे घंटों तक बिना पानी और बिना भोजन के वहीं फंसे रहे। यह घटना भी वेटिंग फॉर वीजा में दर्ज है। आगे की पढ़ाई के लिए वे विदेश गए, लेकिन वहां भी आर्थिक संकट सामने आया। कई बार उनके पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे। वे कई दिनों तक सिर्फ ब्रेड और टी पर गुजारा करते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और लगातार मेहनत जारी रखी। यह घटना डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने लाइफ एंड मिशन में दर्ज है। विदेश की प्रतिष्ठा यूनिवर्सिटीज पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत लौटे। उन्हें बड़ौदा में नौकरी मिली, लेकिन उन्हें होटल में रहने के लिए कमरा देने तक कोई तैयार नहीं था। आखिरकार उन्हें नकली नाम से एक होटल में रहे, लेकिन जब वहां पता चला तो उन्हें वहां से भी निकाला गया। तो उसके बाद वो पारसी होटल में रहने के लिए गए। यह घटना वेटिंग फॉर वीजा में दर्ज है। संघर्ष खत्म नहीं हुआ। विदेश से उच्च शिक्षा लेकर लौटने के बाद वो बैरिस्टर बन चुके थे। योग्यता और ज्ञान दोनों उनके पास थे, लेकिन फिर भी लोग उनके पास केस लेकर नहीं जाते थे। कारण था वही था, सामाजिक भेदभाव। उनका ऑफिस कई दिनों तक खाली रहता था, कोई क्लाइंट नहीं आता था। यह संघर्ष बताता है कि डिग्री मिलने के बाद भी समान अवसर मिलना आसान नहीं था। यह घटना डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लाइफ एंड मिशन में दर्ज की है। इन अनुभवों ने उनके अंदर बदलाव की सोच पैदा की। उन्होंने सामाजिक आंदोलन शुरू किया।
उन्होंने लोगों को समान अधिकारों के लिए जागरूक करना शुरू किया और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। धीरे धीरे उनकी पहचान एक विद्वान के साथ साथ सामाजिक नेता के रूप में बनने लगी। संघर्ष अब व्यक्तिगत नहीं सामाजिक बन चुका था। 25 दिसंबर 1927 यह सिर्फ एक विरोध नहीं था, यह सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक प्रतीकात्मक क्रांति थी। बाबा साहब ने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। बाबा साहब का मानना था कि मनुस्मृति में ऐसे नियम लिखे गए जो समाज को जातियों में बांटते और कुछ वर्गों को नीचा रखने की व्यवस्था करते हैं। उनके अनुसार इन नियमों की वजह से सदियों तक भेदभाव को धार्मिक आधार मिला। यह घटना महाड़ सत्याग्रह के दौरान हुई और इसका संदेश साफ था, जब तक भेदभाव को सही ठहराने वाली सोच खत्म नहीं होगी तब तक बराबरी संभव नहीं होगी। 1936 में उन्हें एक सम्मेलन में बुलाया गया, लेकिन जब आयोजकों ने उनका भाषण पढ़ा तो उन्हें यह बहुत तीखा लगा और उन्हें भाषण देने से रोक दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उसी भाषण को किताब के रूप में प्रकाशित किया। वह किताब थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो बाद में सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में शामिल हुई। सामाजिक मुद्दों पर उनकी कई नेताओं से बहस हुई, विशेष रूप से महात्मा गांधी। जाति व्यवस्था और समाज सुधार पर दोनों के विचार अलग थे, लेकिन यह बहस भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण चर्चा बन गई और इसमें सामाजिक बदलाव की दिशा और भी ज्यादा स्पष्ट हो गई। 1935 में उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू नहीं मरूंगा। इसके बाद उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया। लगभग 21 साल तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया और अंत में 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, वहां पे उन्होंने मेंशन किया। उन्होंने महिलाओं को अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल तैयार किया। इसमें महिलाओं को संपत्ति और विवाह अधिकार देने का प्रस्ताव था, लेकिन यह बिल पास नहीं हुआ। इसके विरोध में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए कि आज के टाइम में ऐसा कोई नेता है? वे अपने सिद्धांतों पर समझौता नहीं करते थे। 1955 में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने संघर्ष जारी रखा। बाद में राज्यसभा के वो सदस्य बने और समाज सुधार का काम वहां से उन्होंने जारी रखा। उन्होंने अर्थशास्त्र पर गहरा अध्ययन किया। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज बाद में भारतीय आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण मानी गई और रिजर्व बैंक की नींव वहीं से रखी गई। इस विचारधारा का प्रभाव माना जाता है। जब वो लेबर मिनिस्टर थे, उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे काम का नियम लागू करवाया। यह उस समय एक बड़ा सुधार था। इससे मजदूरों को बेहतरीन जीवन मिला और यह नियम आज भी लागू है। उन्होंने महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी में बेनिफिट शुरू किए। यह उस समय बहुत बड़ा सामाजिक सुधार था। इससे कामकाजी महिलाओं में सुरक्षा मिली और यह नीति आगे चलकर कानून बनी। और यह बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि अकेले बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया। तो ये समझ लीजिए, भारत संविधान बनाने के लिए ड्रिफ्टिंग कम्युनिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया गया। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष थे बाबा साहब। लेकिन समय के साथ कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, कुछ का निधन हो गया और कुछ सदस्य बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहे। ऐसे में संविधान का मसौदा तैयार करने का मुख्य भार बाबा साहब पर आ गया। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने भी अपने भाषण में कहा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे अधिक मेहनत बाबा साहब ने की। खराब स्वास्थ्य के बावजूद वे 16 से 18 घंटे रोज काम करते थे और अंत में भारत का संविधान तैयार हुआ। इसलिए इतने लोगों की समिति होने के बावजूद आज BR अम्बेडकर को भारत का मुख्य संविधान निर्माता माना जाता है। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद उन्होंने लिखना और काम करना जारी रखा। उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखी, जो उनकी अंतिम कृति बनी। उनकी पूरी जिंदगी संघर्ष से भरी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा, समानता और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। BR अम्बेडकर ने अपने समय में संघर्ष कर रहे थे। तब भारत में लाखों लोग स्कूल नहीं जा सकते थे, कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे और समान अधिकारों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
लेकिन आज भारत का हर नागरिक वोट दे सकता है। शिक्षा का अधिकार है, सरकारी नौकरी का अधिकार है।